Good morning, friend. We are discussing about the revision through MCQ question of the 29th June 2022. Let's see the first question. First question से पहले मैं बता दूं हमें क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ। आज हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली बात तो जो हम RTM डिस्कस करते हैं, रिविजन थ्रू MCQ क्वेश्चन की जो सीरीज़ है। सेकेंडली इनसाइड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड थर्ड नंबर पे जो माइंड मैप आते हैं उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है गुलाबी मीनकारी जो है एक GI टैग दिया गया है, ये कहाँ की है? तो बेसिकली आपके सामने ऑप्शन है वाराणसी, सेकंड है कुमाऊं, नंबर 3 अहमदाबाद, नंबर 4 है दरभंगा। तो पता ना कौन सा यहाँ पे सही है। तो आंसर की बात करें तो वाराणसी यहाँ पे सही। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। गुलाबी मीनकारी जो है GI टैग आर्ट फॉर्म है जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में दिया गया है। इट इज़ यूनिक आर्ट फॉर्म कैरेक्टराइज बाय पिंक स्ट्रोक और वाइट इनेमल। तो जो वाइट कलर का इनेमल है उसके ऊपर जो है पिंक स्ट्रोक से पेंटिंग की जाती है। किसमें? गुलाबी मीनकारी। कहाँ पे? वाराणसी के अंदर, राइट। यू कैन सी हेयर द डिज़ाइन ऑफ द गुलाबी मीनकारी। यू कैन सी द डिज़ाइन। ये आपका वाइट कलर का एक कैनवस है, उसके ऊपर ये पेंटिंग की गई है। यू कैन सी हेयर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के बारे में शायद नहीं, लिथियम के बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार न्यूज़ में रहता है। लिथियम जो एक एनोड की तरीके से काम करता है, बैटरी इसकी बनाई जाती है। इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो बहुत कम होती है, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा मानी जाती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, कि सॉफ्ट सिल्वरी मेटल है, इट हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल मेटल एंड परहैप्स दैट वाइट स्टोर्ड इन द जो मिनरल ऑयल होता है। एक तो मिनरल ऑयल होता है, एक केरोसिन ऑयल होता है और एक सिंपल वाटर होता है। तो बहुत सारे जो मेटल है वो वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिए जाते हैं, बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो केरोसिन होता है जैसे सोडियम पोटेशियम वगैरह उसमें डिजोल्व किए जाते हैं। मिनरल ऑयल जो है उसमें लिथियम को डिजोल्व करके रखा जाता है ताकि ये रिएक्ट ना कर पाए। तो बिल्कुल क्यों? क्योंकि इसकी लोवेस्ट डेंसिटी मानी जाती है। ग्रीन बसेज माइंस इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया द लार्जेस्ट हार्ड रॉक लिथियम माइंस इन द वर्ल्ड। तो आपको बताना कौन सा है यहाँ पे सही है। तो तीनों की तीन ऑप्शन सही है। जो ग्रीन बसेज माइन है वेस्टर्न, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाना चाहूँ तो यू कैन सी हेयर द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के जो वेस्टर्न पार्ट पे वहाँ पे ग्रीन बुशेस माइन है जिसमें सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है। तो अगर हम कंट्री की बात करें जो सबसे ज़्यादा है तो आप याद रखिए बोलीविया, अर्जेंटीना, जो ट्रायंगल वहाँ पे बनता है, पेरू भी आप इसमें गिन सकते हैं। आई थिंक पेरू है, पता नहीं चिली है, चिली होगा शायद। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है। बेसिकली यू कैन सी दैट कि साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है। एनीवे, lithium is a soft silvery metal. It is the lowest density of all metal. It reacts vigorously with water. Lithium and most lithium mineral are mined along with the other high value metallic mineral such as tin, niobium, tantalum like that. Greenhouse बस माइन जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर लार्जेस्ट हार्ड रॉक लिथियम माइन है वर्ल्ड के अंदर। ग्लोबल लिथियम माइन प्रोडक्शन जो है हाई रिकॉर्ड पे है, 1 लाख टन ऐसा माना जाता है। 21% इंक्रीज हुआ है। ग्लोबली द डिमांड फॉर द लिथियम हैज़ बीन इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट एप्लीकेशन मेनली एज अ लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, मतलब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है क्योंकि लिथियम आयन बैटरी जो है सबसे ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है। फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन में, कार में, इलेक्ट्रिक जो अभी न्यू कार बन रही है उसमें लिथियम बैटरी स्टोरेज के लिए यूज़ की जा रही है। क्यों की जा रही है? कि इसकी जो शेप है वो एक तो हल्की होती है, जैसे हमने देखा कि लोवेस्ट मतलब सबसे हल्का मेटल भी इसको माना जाता है। तो इससे जो बैटरी बनेगी वो हल्की होगी और बहुत कॉम्पैक्ट होगी, कम एरिया घेरेगी क्योंकि डेंसिटी कम है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर फर्स्ट आपके सामने ऑप्शन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना कौन सी ऐसी कंट्री जो यूक्रेन को बॉर्डर करती है। पोलैंड, मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी एंड स्लोवाकिया। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में तो आपको पता होना चाहिए। तो बताना है आपको कौन सा यहाँ पे सही है। देखो, अगर हम सही की बात करते हैं जो जितनी भी मैंने कंट्री बताई वो सारी की सारी टच करती हैं। फॉर एग्जांपल यूक्रेन को रशिया टच करता है, बेलारूस टच करता है। ओके, और बेलारूस के द्वारा अभी एक अपना प्रपोजल भेजा है SCO को कि वो भी ऐड होना चाहते हैं। और यूक्रेन का बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कंट्री माना जाता है बेलारूस। एंड यहाँ पे पोलैंड है, स्लोवाकिया है, मोल्डोवा है एंड रोमानिया है। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये कंट्री हैं, ये इसको टच करती हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी रीजन कंटेनिंग, कौन सी कंट्री जो इसमें आती है? तो याद रखिए जब भी आप और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो एक कोड होता है सीड से। S फॉर सोमालिया, E फॉर इटेरिया, E फॉर इथोपिया एंड D फॉर डिजिबूटी। और याद रखिएगा इथोपिया जो है UNO माना जाता है अफ्रीका की। बहुत सारे जो हेडक्वार्टर हैं UNO के, मतलब अफ्रीकन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके इथोपिया के अंदर लोकेटेड है। पर हैव्स बिकॉज कि वहाँ वो न्यूट्रल कंट्री माना जाता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम गौर करने की बात ये है कि जो चाइना है वहाँ पे अपने CCTV कैमरा लगा रखे। तो कहीं ना कहीं जो वो बात करते हैं उनकी क्या क्या प्लानिंग रहने वाली, किस कंट्री के बारे में क्या क्या सोचते हैं, तो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन चाइना को मिल जाती थी। तो इट इज़ द नेगेटिव साइन, राइट। वैसे चारों कंट्री यू कंसीडर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सूडान नहीं है, अच्छा सोमालिया है, तो इस वजह से सूडान नहीं है, राइट। ओके, ए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पेनिनसुला इट्स द मोस्ट प्रोजेक्शन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। हॉर्न ऑफ अफ्रीका फॉर एग्जांपल अगर मैं अफ्रीका का मैप बनाना चाहूँ, जस्ट अ सेकेंड, कुछ ऐसा ही है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये वाला जो पार्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। इसमें डिजिबूटी, इरिट्रिया, इथियोपिया एंड सोमालिया आता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला यू कैन, अच्छा यहाँ पे दिखाया भी है इस तरीके से। ओके, और कौन कौन सी पार्ट है देखो, इथोपिया है, इरिट्रिया है। देखो जो इथोपिया है
वी कैन से दैट इट इज़ अ लैंडलॉर्ड कंट्री, सोमालिया है और डिजिबुटी। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट 245, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर द स्टेट। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिसके द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स स्टेट के लिए लॉन्च किया गया। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेकंड है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नंबर थर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ही है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेरी जो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसके द्वारा इसको कंडक्ट किया गया, मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया गया एंड ये जो है प्रायोरिटाइज करेगा इंटरवेंशन इन द स्कूल एजुकेशन, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉमन टू द प्लेस नोन एज द काशा कलादी तिल्ली एंड रोहिल। मतलब ये तीनों प्लेस दे रखे हैं, इनमें क्या रिलेशन है, क्या कॉमन है, ये पूछा जा रहा है। क्या रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेनियम डिपॉजिट यहाँ पे पाएगा, या फिर यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, या फिर अंडरग्राउंड केव सिस्टम है, या फिर वाटर रिजर्वायर है। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। देखो सही की बात करेगा तो अभी यहाँ पे यूरेनियम के डिपॉजिट पाए गए हैं। आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन, दैट द कॉमन टू द प्लेस नोन एज काशा कालादी और तिलेली एंड रोहिल। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, तो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर इट। द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा अभी स्मॉल डिपॉजिट माने गए कहाँ पे, काशा कलादी में शिमला के अंदर में, तिल्ली इन मांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा माना जा रहा है कि ये पाए गए हैं। एंड ह्यूज रिजर्व यूरेनियम के पाए गए रोहिल कहाँ पे है, तो सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जयपुर में, द स्टेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ कैपिटल जयपुर, मतलब राजस्थान कह सकते हैं रोहिल, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वाई आर ड्यू ड्रॉप आर फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट। मतलब आपको ये पूछा जा रहा है जिस दिन क्लाउड्स होते हैं उस दिन ड्यू ड्रॉप क्यों बन पाती है, क्योंकि जो क्लाउड है रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन। ओके, नहीं बन पाती होना चाहिए ना। वाई आर ड्यू ड्रॉप नॉट फाउंड, क्योंकि जो क्लाउडी नाइट है बहुत ज़्यादा गर्म होता है उस दिन, है ना। गर्मी की वजह से जो ड्यू ड्रॉप है उनका टेम्परेचर इतना मतलब नहीं गिर पाता है, दैट्स वाई it do not form the dew drop. The cloud reflect back the earth radiation. Let's see, the dew drop form is more when the sea is clear. मतलब जब dew drop कब बन पाती है, जब sky जो है clear होता है, less when it is cloudy, and when the sky is clear and trees and plants are cooler at night, there is some evaporation of water and hence more dew formation is taken place, ठीक है। और but when it is cloudy night and plant do not get cool in the night, so hence there is a less dew drop formation, ठीक है, क्योंकि एक टेम्परेचर के गिरने के बाद ही ड्यू का फॉर्मेशन होता है। अगर हम ड्यू की डेफिनेशन की ही बात करें तो दैट्स वाई डज नॉट फॉर्म। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 40, याद रखिए पार्ट 12 में आता है, याद रखिएगा पार्ट 12 में आता है, पार्ट 12 में, और चैप्टर उसका 6 है। चलो चैप्टर को तो हम कल बात करेंगे, लेकिन पार्ट 12 में आता है, याद रखिएगा। मतलब देखो तो जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो हमारा आर्टिकल 19 था, 19 क्लोज एफ का जो पार्ट था, मतलब जहाँ पे हम प्रॉपर्टी राइट के या फिर आर्टिकल 31 कह लीजिए, इसको बाद में लेके जाके पार्ट 12 में रख दिया जा चुका है। और अभी ये किसी क्वेश्चन में शायद HPSC का जो क्वेश्चन अभी हुआ है वो पेपर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। एनीवे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ कब था, 1978 में, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड द जुडिशियली। क्या स्टेटमेंट सही है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टक डाउन द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीइंग वायलेटिव ऑफ द डिपेंडेंट जुडिशरी। तो आपको तो ना कौन सा यहाँ पे सही है, तो बी यहाँ पे सही है, फर्स्ट नोट करेक्ट, बिकॉज 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जहाँ पे जुडिशियल जो पावर है उसको कम करने की कोशिश की गई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बेसिकली नेशनल लेवल पर जो लगाई गई थी। Constitutional amendment would have established the National Judicial Appointment Commission, but in 2015, the Constitution Bench of Supreme Court, judged by 4:1 majority, upheld the collegium system and struck down the NJC as unconstitutional. Right? आगे बढ़ते हैं। 9th schedule of the Indian Constitution introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership. तो ये पहला ही Constitutional Amendment के साथ इसको ऐड किया गया था, और ये 1951 में और शंकरी प्रसाद केस के बाद जो है इसको ऐड किया गया था। तो फर्स्ट यहाँ पे सही जवाहरलाल नेहरू। Let's see the next. The first amendment of the Indian Constitution added the 9th schedule to it. It was introduced by the Nehru government कब 10th में 1951। इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक तो यही था 9th शेड्यूल को ऐड करना हो गया, और जो हमारे रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो भी इसी के टाइम पर ही लेके आया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। और एक और चीज़ थी जो ऐड की गई थी और वो भी इंपॉर्टेंट थी। एनीवे मैं फिलहाल भूल रही हूँ, बाद में इसको बताया जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 250। जो 250th क्वेश्चन है, पार्लियामेंट एक्ट 1950 एग्जाम्प्ट सेवरल पोस्ट फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्या जो पार्लियामेंट एक्ट है 1959 का, वो कुछ ऐसी पोस्ट को जो है डिस्क्वालीफाई करता है
कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानी जाएगी। सेकंड है द अबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम, क्या ये 5 बार अमेंड किया जा चुका है। द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट नॉट द करेक्ट, क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिफाइन किया गया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, तो याद रखिएगा दैट इज नॉट करेक्ट। थर्ड नहीं है तो आंसर ए ही बचता है। और फर्स्ट में बोला क्या गया, एक बार दोबारा से रिपीट कर दें, जो पार्लियामेंट का एक्ट था कौन सा 1959 का, नाम क्या था, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट ऑफ 1951, सेवरल पोस्ट फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन जो इन द ग्राउंड ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज सेवरल डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी। द अबव मेंशन्ड एक्ट जो है 5 बार इसको अमेंड किया जा चुका है। ओके, यू कैन सी है सी इज क्लियरली इनकरेक्ट, द आंसर मस्ट बी ए। गोइंग टू द आर्टिकल 102 एंड 191 of constitution, legislator या MP or MLA can be barred from the holding office of profit under the central government or the state government can put them in position to gain financial benefit. Supreme Court recently जो है parliament prevention of disqualification 2006 exempting 55 office of profit occupied by the member of parliament for disqualification was constitutionally valid. So that's why it is the news. Let's see the next question. ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चले या अगले दिन के या यहीं पे डिस्कस कर ले रहे हैं, नहीं इसके अलग से वीडियो ही ठीक रहे। ओके, माइंड मैप की बात कर ले रहे हैं जो इनसाइट के द्वारा दिए जाते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं जून से। जून की जो पहला ही न्यूज़ था, मतलब पहला ही माइंड मैप था, वो आपका इंट्रोडक्शन या फिर एक्सपेंडिंग जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एंड लेट्स सी, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जानने को मिल सकती हैं। लेट्स सी, देखो इंट्रोडक्शन की बात करें, सेवरल अनएम्प्लॉयड पीपल इन इंडिया। देखो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, जब हमने गवर्नमेंट जॉब को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया या फिर ये जो प्रपोजल लेकर आया उसके कुछ ना कुछ कंटेस्ट रहा होगा। देखो जब रेलवे के में रिक्रूटमेंट हो रही थी तो बच्चों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया था एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। और अभी रिसेंटली अगर बात करें तो जो अग्निवीर स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके खिलाफ जो है बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसका प्रोटेस्ट करने का रीज़न क्या था, बेसिकली प्रोटेस्ट करने का रीज़न ये था, पीपल आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट जो जिस तरीके से रिक्रूटमेंट हो रहा है। ये कभी तो रिक्रूटमेंट होती ही नहीं है, रिक्रूटमेंट इज़ नॉट हेल्डिंग प्रॉपर्ली। कभी कभी एग्जामिनेशन नहीं होता है, अगर एग्जाम हो भी जाता है तो वो बिक जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी वेस्ट बंगाल में भी हमने इसको बात को देखा। तो डेट वाई पीपल आर मतलब स्टूडेंट आर रिजेंटिंग एंड एनीवे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द गवर्नमेंट हैज सॉक्ट टू पुश फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ, अभी गवर्नमेंट के द्वारा इसी को देखते हुए 10 लाख पीपल को जो है भर्ती करने की बात की गई है। लेट्स सी कि ये कितना कर पाते हैं और कौन कौन सी बॉडी है जो रिक्रूटमेंट कराती है। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको मिटा देती हूँ। हाँ, कौन कौन सी बॉडी है, जैसे आपकी एक तो यूपीएससी ही होगी जिसके लिए परहैप्स आप भी तैयार करें, यूपीएससी होगी, एसएससी हो गई, और कुछ टीचर्स की पोस्ट को भरने के लिए जो है आपकी एनटीए ही बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, और कुछ मेडिकल पोस्ट को भरने के लिए यूपीएससी के थ्रू भी एग्जामिनेशन होता है, एसएससी के थ्रू भी होते हैं, और रेलवे जो पोस्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अलग से ही निकाली जाती है। ठीक है, इन मई 2022 में हरियाणा में ऐसा माना जा रहा है जो कोविड-19 के टाइम पे डॉक्टर वगैरह या नर्सेज वगैरह या पैरा मेडिकल स्टाफ को भर्ती किया गया था, उसको बाहर निकाल दिया गया। तो ये नेगेटिव न्यूज़ के तरीके से हम देख सकते हैं। इन दिल्ली के द्वारा अगेन सेम ही प्रोसेस किया जिस तरीके से हरियाणा के द्वारा किया गया, दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ। ओवर 8300 पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल जो स्टाफ था असम के अंदर, वो भी प्रोटेस्ट किया 2022 में, क्योंकि उनकी जो भर्ती है वो परमानेंट नहीं की गई थी। जो उनको रिमनरेशन मिल रहे थे उनके सर्विसेज के लिए, वो भी अच्छे नहीं थे। दे सेड दे हैव बीन इन अ कॉन्ट्रैक्ट स्टेट फॉर 12 से 14 साल हो चुके हैं, बट दे आर नॉट एंड हैज़ नॉट बीन गिवन, बोनस नहीं मिलता उनको, अलाउंसेस नहीं मिलता है, पेंशन नहीं मिलता है, एंड उनकी जो पे स्केल वगैरह है वो रिवीजन नहीं हुआ है लाइक डैट। अब बात करते हैं प्रेजेंट स्टेटस क्या है। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, वैकेंसी इन द गवर्नमेंट आर नॉट बीइंग फिल्ड एट अ सफिशिएंट पेस। यू नो वेरी वेल कि जो हमारा जुडिशियल सर्विसेज है, जब भी जुडिशियल की बात करते हैं तो सबसे प्रॉब्लमेटिक यही बहुत निकल कर आती है कि रिक्रूटमेंट ढंग से नहीं होता है। एंड वैकेंसी इन गवर्नमेंट आर नॉट बीइंग फिल्ड एट अ सफिशिएंट पेस। तो जुडिशियल का हो सकते हैं, एसएससी के लिए थ्रू कर सकते हैं, यूपीएससी के कह सकते हैं। यूपीएससी ठीक है अपने पेस के साथ कराता है, बट नंबर ऑफ पोस्ट जो है बहुत कम कर दी गई है। वेयर एज वैकेंसी आर नॉट बीइंग फिल्ड, दे आर नोटेबली स्क्यू टुवर्ड द कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब। और जो गवर्नमेंट में भी जो बहुत सारी सर्विसेज हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल है। कितनी है? तो अप्रोक्सीमेटली 43% माना जाता है। ये आगे यही है 2014 में, और अब तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। क्यों? क्योंकि जो अभी जब मोदी गवर्नमेंट है या फिर जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब को ज़्यादा प्रेफर करती है, मतलब प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लाइक दैट। ये ज़्यादा सही होगा। अबाउट 43% ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैड नॉन परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, या तो नॉन परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, जो किसी स्कीम के अंदर, फ्लैगशिप है स्कीम के अंदर उनको कवर नहीं किया जाता, नहीं तो उनको
अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, DA वगैरह नहीं मिलते, दैट्स द प्रॉब्लम। बाय 2018 द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन दिस कैटेगरी हैज़ राइजन टू 59%, और ऐसा माना जाता है जो 43% है, आने वाले टाइम पे 59% बढ़ जाएगा। फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज द स्टेटस ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय इंक्रीज फ्रॉम 19 to 37%। अगर हम CPSC की बात करें, CPSC मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, PSU जिसको आप बोलते हैं, उसका जो परसेंटेज शेयर है जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब का जो परसेंटेज है वो बढ़ा है, कितना, 19 से लेकर 37। इतना तो नहीं याद रखोगे, बट येस यू शुड हैव अ पॉइंट। जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट डिप्लॉय कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ओके लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। देखो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात कर रहे थे, रिन्यूएबल पावर जनरेशन से रिलेटेड देयर इज अ सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर जॉब क्रिएशन। फॉर एग्जांपल इन रूफ टॉप सोलर पावर जनरेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोलर पैनल मॉड्यूल एंड यूज सर्विस। तो इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऑन द वेस्ट मैनेजमेंट फ्रंट पे भी हम यहाँ पे बहुत सारे पर्सनैलिटी को एम्प्लॉय कर सकते हैं। देयर इज अ सफिशिएंट स्कोप ऑफ एक्सपेंडिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी, जो जल विभाग के अंदर कहा जा सकता है। और मेरे हिसाब से सेंटर का कोई जल विभाग नहीं है, क्योंकि वाटर जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है। बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट फॉर सीवियर वेस्ट एंड फैकल स्लजेस ट्रीटमेंट पेंट्स लीड टू द जनरेशन ऑफ जॉब्स। ओके, इनकरेजिंग सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्रैक्टिस कुड क्रिएट अबाउट 100 जॉब पर ईयर इन अ सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। मतलब ये है कि जो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट जो प्रैक्टिस होती है, देखो एक तो वाटर ट्रीटमेंट मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, एक तो वाटर ट्रीटमेंट हो गया आपको गैस में, उसी तरीके से वेस्ट ट्रीटमेंट हो गया बिल्कुल। उससे पहले हमने बात की कि रूफ टॉप जो सोलर पावर प्लांट है उसमें हम बहुत सारे पर्सनल को जो है रिक्रूट कर सकते हैं। इनक्रीज, अच्छा, अ पुश फॉर द अडॉप्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इंक्रीजिंग ग्रीन मोबिलिटी वुड रिक्वायर सिग्निफिकेंट मैन पावर। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड भी जो हमारी सर्विसेज होती है उनमें भी हम एम्प्लॉय कर सकते हैं इंसेंटिवाइज करने के लिए, लीडिंग टू जनरेशन ऑफ द ग्रीन जॉब्स। इंकरेजिंग अर्बन प्लानिंग, तो अर्बन प्लानिंग के लिए हम कर सकते हैं। सेलेक्टिव PSU रिफॉर्म कुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो ये हमारे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के कुछ पहलू हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। बट द वे फॉरवर्ड ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन जॉब्स हैज़ लॉस्ट देयर शाइन, वी नीड टू अट्रैक्ट टैलेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो। गवर्नमेंट जॉब है लॉस्ट देयर शाइन, ऐसा कहा जा सकता है, बट ऐसा नहीं है। रिफॉर्म एडवोकेटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन शुड बी आवर इनिशियल स्टेप। तो जो भी ARC के द्वारा रिकमेंडेशन किया गया था उनके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्सपेंडिंग पब्लिक सर्विस प्रोविजनल विल ऑल्सो बी लेड टू द क्रिएशन ऑफ अ गुड क्वालिटी जॉब। अगर हम जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजिंग है या पब्लिक सर्विस प्रोविजनिंग है वो गुड क्वालिटी जॉब को क्रिएट करने में हेल्प कर सकती हैं, अलॉन्ग विद द स्किल्ड लेबर ऑफरिंग अस सोशल मोबिलिटी। A push for enhancing public health would lead to the creation of the societal asset। अगर हम मतलब पब्लिक हेल्थ अगर हम क्रिएट करते हैं, पब्लिक हेल्थ में सर्विसेज को क्रिएट करते हैं, तो हो सकता है जो सोसाइटल एसेट है वो बढ़े। सच स्पेंडिंग विल लीड टू इंक्रीज इन कंज्यूमर डिमांड एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लाई इफेक्ट। अगर हम ऐसे ही तरीके से रिक्रूटमेंट करेंगे तो जो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिव एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो। दिस इज द टाइम टू बिल्ड कैपेसिटी फॉर एन एफिशिएंट सिविल सर्विसेज दैट कैन मीट टूडेज चैलेंजेस। तो for example in providing the corruption free welfare system, running a modern economy and providing increasing better public job and improved public service delivery through better compensation should be our ethos, right। तो ये सारे के सारे कुछ पॉइंट हैं, आप इनको दोबारा से पढ़िएगा, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं ना। ओके, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं डेली UPSC मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन ऑफ द 28 जुलाई 2022। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है, एक्सप्लेन द फैक्टर लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर बेल्ट अक्रॉस द ग्लोब। मतलब आपको बताना है कि प्रेशर जो बेल्ट होती है, फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से जो बेल्ट पाई जाती है, इस फॉर एग्जांपल दिस टाइप, यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल होता है तो लो प्रेशर रहेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। अगर यहाँ पे लो है तो यहाँ पे हाई बनेगा एंड हाई है तो लो बनेगा, ठीक है। जो बीच वाली ये लाइनिंग होती है ये जो है काइनेटिकली बनता है। काइनेटिकली मतलब जो आपको मैकेनिकली कहा जा सकता है, और जो ये वाली है वो टेम्परेचर की वजह से, तो हम ये कह सकते हैं थर्मल कंडीशन की वजह से बनता है। ये बनता क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से क्या होता है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि जो मूवमेंट है हवा का वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, और ये अपर एटमॉस्फेयर में अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर, मतलब जहाँ पे आपका ट्रोपोस्फेयर लाई करता है या फिर उसकी जो लिमिट है वहाँ पे ये होता है।
पहली बात तो आप प्रेशर बेल्ट किस तरीके से डिफाइन होते हैं उसको डिफाइन करेंगे, एंड देन फिर आप नीट लेबल डायग्राम करोगे एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस प्रेशर बेल्ट, जो मैंने अभी आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट आपको लिखना है एक्सप्लेन द फैक्टर, क्या क्या फैक्टर है जिसकी वजह से वो बनती है, डेवलपमेंट ऑफ द प्रेशर बेल्ट। उसके 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेडियंट, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर का जो डिफरेंस है प्रेशर का, फॉर एग्जांपल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट है, देखो वो जो कन्वर्जेंस हो पाता है वो कोरियोलिसिस फोर्स या इफेक्ट भी आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड नंबर 3 है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उनकी डायरेक्शन वगैरह जो है मेंशन होती है। मतलब देखो उसको डायरेक्शन कौन देगा, कोरियोलिसिस फोर्स, किसको, प्लेनेटरी विंड को। एट द सेम पॉइंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो विंड क्रिएट ही हो रही है और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो उनका मूवमेंट है वो कम हो जाता है। अर्थ रिवोल्यूशन एंड सीजनल वेरिएशन भी आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहते हैं, बट 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोरियोलिसिस फोर्स, फ्रिक्शनल इफेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए और ये आपके आंसर में भी होना चाहिए। फिर आपको बताना है क्या सिग्निफिकेंस है प्रेशर बेल्ट का। फॉर एग्जांपल हमारे मानसून को इम्पैक्ट कर सकते हैं, मानसून को इम्पैक्ट करने का एक हम काम करते हैं, और जो ओशियनिक वेव होती है उसको भी इम्पैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी उसका सिग्निफिकेंस आता है। 2 सिग्निफिकेंस मैं बता चुकी। नंबर 3 अगले चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है एक डॉक्यूमेंट है किसका, कंपैशन का और अंडरस्टैंडिंग का। इट इज़ द नेगेशन ऑफ हेट इन ब्लैक एंड वाइट। मतलब ये नहीं कहता कि ये आपका ब्लैक है या वाइट है, ये जो है इस बात को नहीं मानता। इट इज़ द यूनिफाइंग फोर्स ऑल्सो डिस्कस, आपको इसमें डिस्कस करना। बेसिकली डिस्कस में आपको 360 डिग्री व्यू देना होता है, इसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव उसका इंट्रोडक्शन और उसका क्या कंक्लूजन रहा है वो मस्ट होता है बताना। आपको स्टैंड लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता लेकिन आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने पड़ते हैं विदाउट टेकिंग द स्टैंड। ओके बीइंग ठीक है, पहले तो आप ब्रॉड फीचर जो हमारे फ्रेटर्निटी का इंक्लूसिवनेस एंड यूनिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे। बेसिकली क्या करोगे आप कि जो हमारा प्रेम्बल है ना, प्रस्तावना है, उसको यहाँ पे उठाकर लेकर आओगे, उसका जो मेन क्रक्स है वो यहाँ पे लिखोगे। नेक्स्ट बॉडी में क्या लिख सकते हैं, राइट फर्स्ट अबाउट द अबाउट स्पिरिट ऑफ द फ्रेटर्निटी एंड इंक्लूसिवनेस। देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 2 मेन मुद्दों पे का बात करता है, एक तो जस्टिस पे होता है, जस्टिस इक्वलिटी। अगर इक्वलिटी है तो अपॉर्चुनिटी भी साथ के साथ आएगी आपको गैस में, और जस्टिस है, इक्वलिटी है, इंक्लूसिवनेस है, इंटीग्रिटी है, और ये फ्रेटर्निटी है। ओके तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिपेंड करता है। यूनिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैनिफेस्ट इन द प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड अदर वे। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इनको जस्ट डिफाइन करते रहना है। प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल के 2-3 पॉइंट, जैसे उसमें जस्टिस ज़्यादा हमारे आइडियल्स है, और वन मोर हमारे एस्पिरेशन है वो यहाँ पे लिखोगे। फॉर एग्जांपल जस्टिस आपका आइडियल में आता है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एस्पिरेशन क्या है, सोशल जस्टिस मिले, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो ये आप डिफाइन कर सकते हैं। जस्टिस के बाद इक्वलिटी आती है, कौन कौन सी, उसके बाद लिबर्टी आती है, तो उसमें लिबर्टी में 5 तरीके की होती है, 5 लिखोगे, जैसे वर्शिप की हो गया, और लिबर्टी ऑफ फेथ, वर्शिप ऑफ स्पीक, लाइक दैट। फिर फंडामेंटल राइट आप लिखोगे, ब्रॉड हेडिंग में आप इसको 6 हमारे फंडामेंटल राइट ब्रॉड हेडिंग में आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उसका प्रोविज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल राइट टू इक्वलिटी एंड जो स्पीकिंग की हमें आज़ादी मिलती है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एंड नंबर 4 पे हम मैनिटी का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट और फिर आपका लास्ट में इनको सबको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका आर्टिकल 32 डेट ऑल्सो नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू शुड बी राइटिंग डेट। नेक्स्ट डीपीएसपी में मतलब आप क्या कर सकते हो, डीपीएसपी में आप कुछ नहीं करोगे, आर्टिकल 38 से लेके जितने भी डीपीएसपी आपको याद है वो आप यहाँ पे नंबर वाइज लिख दोगे। एंड नेक्स्ट राइट अबाउट टू मेंटेन द सेम एंड नेक्स्ट कंक्लूड बाय द समराइजिंग। एक काम करते हैं, जो हमारे पास प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, वो मैं अभी आपको करा दे रही हूँ, ठीक है। और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसको कराया जाएगा, डोंट बी। देखो अगर आप बात करें हमारे प्रीएम्बल की तो स्टार्ट कैसे होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। जस्टिस कौन सा है, जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी 1 2 3 4 है, एंड जिलैफ ये याद रखिए, जिलैफ, ठीक है। जे फॉर जस्टिस, एल फॉर लिबर्टी एंड ई फॉर इक्वलिटी एंड एफ फॉर फ्रेटर्निटी, ठीक है। और जस्टिस की बात करें तो सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, जैसे लिबर्टी जिलैफ है ना, GLEF यहाँ लिख दे रही हूँ। एल फॉर थॉट के लिए
एक्सप्रेशन के लिए बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग देम, फ्रेटर्निटी जो है शोइंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इंडिविजुअल के लिए भी नेशन के लिए भी है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बस ठीक, बाकी तो आप खुद पढ़ लीजिएगा, इतना मेरा काम नहीं है। हाँ, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, पार्ट 3 में है, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। फोर्थ बेसिकली मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। पार्ट 3 की बात करोगे तो यू कैन सी है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये इसका राइट है। एक बार फिर से आप इसको देख सकते हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चर एंड एजुकेशन राइट एंड राइट टू फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कर ले रहे हैं। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो पहला ही मेन इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ आवर एवरी सिटीजन, पहले बात है सिटीजन के लिए, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, टू चेरिश द फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड बाय आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो भी ये नोबल आइडियाज़ हैं जो हमारे नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, फॉर एग्जाम्पल ट्रुथ, नॉन वायलेंस, लाइक दैट, दे शुड बी चेरिश, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये तो होना ही चाहिए, टू डिफेंड आवर कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, टू प्रोटेक्ट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कहीं ना कहीं हमें ब्रदरहुड की जो भावना है उसको जगाना चाहिए, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, lakes, river and wildlife, and have to compassion for living creature, develop a scientific temper, so the humanism and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to abjure violence also, to strive toward the excellence of all spirit of individual and collective activity, so that the nation कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। तो ये था हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। ये आपको नंबर 3 क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये जो टॉपिक है वो कहाँ से लिए गए, पहले तो ये पता होना चाहिए, नहीं दे रखे। यस, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, इशू एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर जो हमारे चैलेंजेस हैं, डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस अप टू द लोकल लेवल एंड चैलेंजिंग देयरिंग। लेट्स सी द क्वेश्चन देयर। क्वेश्चन है नंबर ऑफ द कंस्ट्रेंट एंड चैलेंजेस जो है फेडरल एज वेल एज द फिजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं, मतलब जो हमारे पास चैलेंजेस हैं वो फेडरल लेवल के भी, फेडरल लेवल के हैं बिल्कुल, और फिजिकल लेवल भी है, फिजिकल लेवल के भी जो चैलेंजेस हमारे पास बिल्कुल हैं, आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम दैट मस्ट बी सोल्व्ड इन ऑर्डर टू अचीव इफेक्टिव फिजिकल फेडरलिज्म इन द कंट्री। क्रिटिकली एनालाइज करना आपको, ओके। Even the increased share of the devolution mooted by the 14th Finance Commission from 32 to 42% was subverted by raising non-divisive cess and surcharges that go directly into the union kitty. The non-divisive pull in the central gross tax revenue shoot up to, मतलब यही प्रॉब्लम है कि जो नॉन डिविजिव पुल है, मतलब जिसको नॉन डिवाइड, जिसको डिवाइड नहीं किया जाता, वो जो सेंटर का पुल है वो 15% हो चुका है, जो 2012 में 9% हुआ करता था। और जो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ट्रांसफ़र है स्टेट को वो कम मिल पा रहे हैं, डिविजिव पूल जो है ट्रांसफ़र हो पा रहा है वो कम हो पा रहा है। की डिमांड क्वेश्चन की यू कैन सी है, क्रिटिकली एनालाइज करना है। पहले तो आप फिजिकल फेडरलिज्म को डिफाइन करोगे, और सबसे अच्छा एग्जांपल जीएसटी है, फिजिकल फेडरलिज्म, जहाँ पे बहुत सारी स्टेट सामने आई है जीएसटी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। एंड नेक्स्ट फर्स्ट गिव अ ब्रीफ अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल फेडरलिज्म, किस तरीके से फिजिकल फेडरलिज्म को हम डेवलप कर सकते हैं सिंस इंडिपेंडेंस, राइट अबाउट द वेरियस इशूज़ विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। फॉर एग्जांपल ओपेसिटी होनी चाहिए, जीएसटी का जो इशू है ओपेसिटी का, एफआरबीएम एक्ट जो है, फॉर एग्जांपल कितना हमारे पास उधार ले सकती है गवर्नमेंट, लाइक दैट, इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक, तो क्या इम्पैक्ट रहा है पेंडेमिक का, एक्सेट्रा। राइट अबाउट द मेजर नीडेड टू सेक्टिफाई द अबव एंड कंक्लूड विद द वे फॉरवर्ड, राइट। अच्छा, लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इशू, अगला जो टॉपिक है, इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर्स रिलेटिंग टू द हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, तो वही है व्हाट इज़ ब्लू इकोनॉमी, उसके संदर्भ में आपको बताना है क्या ब्लू इकोनॉमी है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्लू इकोनॉमी, ये पूछा जा रहा है। हाउ कैन इट बी इक्विटेबली एंड सस्टेनली हार्नेस एज अ लोअर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रेजेंट इंडिया स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन दिस रिगार्ड, राइट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह के द्वारा जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस फाइनलाइज किया है नेशनल पॉलिसी ऑन द ब्लू इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, दैट्स व्हाट इज द न्यूज। राइट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ ब्लू इकोनॉमी एंड इंडियाज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन दिस रिगार्ड, स्टार्ट बाय डिफाइनिंग ब्लू इकोनॉमी एंड इट्स कंपोनेंट। फर्स्ट, राइट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्लू इकोनॉमी कंट्रीब्यूट टू द फूड सिक्योरिटी। पहली बात तो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ब्लू इकोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट, कहाँ गया, हाँ, कंट्रीब्यूट टू द फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्यों, कि फ़िश का सबसे अच्छा क्या हो गया, इसको फ़िश का बहुत अच्छा सोर्स माना जा सकता है ब्लू इकोनॉमी, वाटर वगैरह।
पॉवर्टी एलिवेशन, अगर फूड सिक्योरिटी होगा, बहुत सारे पर्सन को यहाँ पे नौकरी मिलेगी, तो पॉवर्टी एलिवेशन भी होगा। मिटिगेशन मेजर एंड रेजिलियंस टू द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, तो यस, अगर हमारी जो ब्लू इकोनॉमी अच्छे से रहती है तो हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा पाएंगे। तो और जो मिटिगेशन एंड रेजिलियंस हमारे क्लाइमेट चेंज में बढ़ेगा। इन्हांस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इन्हांस मैरीटाइम कनेक्टिविटी, लाइक दैट। इन्हांस ट्रेड भी बढ़ेगा क्योंकि अगर हमारे मरीन प्रोडक्ट बनता है तो उससे हमारा जो ब्लू इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगी, है ना। एंड इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है आए अच्छे, जैसे इन्हांस मैरीटाइम कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, जैसे हमारा नेशनल हाई वाटरवेज है, जिस तरीके से हाईवे वाटरवे भी बनाएंगे। हम एक्सप्लेन दिस पॉइंट इन डिटेल। राइट अबाउट द हार्नेसिंग ऑफ द ब्लू इकोनॉमी इन इंडिया, राइट अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्या क्या वीकनेस है आप बता सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कंजर्वेशन इन्वायरमेंट पोल्यूशन डिग्रेडेशन इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड है। एज इंडिया स्टार्ट शेयर दैट अ ग्रेव वाटर क्राइसिस, अर्जेंट इंटरवेंशन लेने की जरूरत है, नीडेड विद स्पेशल फोकस सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट टू प्रिवेंट द एक्यूट वाटर स्कार्सिटी, एग्जामिन करना बेसिकली। A disaster water crisis has been creeping up on us for years. Water table जो डिक्लाइन हो रही है even by thousands of feet in some part of पंजाब हरियाणा आंध्र प्रदेश, जहाँ पे बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन का ज़्यादा इम्पैक्ट था। दिस कॉल फॉर द अर्जेंट इंटरवेंशन टू राइट अबाउट द अर्जेंट एंड इमीडिएट मेजर नीड टू मिटिगेट द वाटर क्राइसिस इन इंडिया। व्हेन आस्क्ड टू एग्जामिन वी मस्ट लुक इनटू द टॉपिक। अच्छा, ब्रिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ वाटर क्राइसिस इंडिया का है, जो नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट्स पर सबमिट की गई थी उसके हिसाब से आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। फिर आपको बबल डायग्राम बनाना है, शोइंग एक्टिविटी डेट आर द मेजर कंज्यूमर द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर इन इंडिया। देखो ये इस तरीके से एक ग्राफ बनता है, मतलब ये इकोनॉमिक सर्वे 2022 में 21-22 में दिया गया था। नेक्स्ट मेंशन द अर्जेंट स्टेप दैट आर नीडेड टू मेक द सस्टेनेबल वाटर प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर एंड मेंटेन्ड क्रॉपिंग पैटर्न शिफ्ट। वाटर सेविंग हमें करने की ज़रूरत है। वाटर सेव कैसे कर सकते हैं, एक तो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकता है अच्छा सा, कैचमेंट एरिया बढ़ा के, कैनाल से डायरेक्ट जो वाटर शेड मैनेजमेंट करके, और हरियाली एक प्रोग्राम भी चलाया गया है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। लाइक दैट पार्टिसिपेट इन बॉटम अप सिस्टम को लेकर आके, लेड बाय द गवर्नमेंट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एट कंजर्वेशन। राइट अबाउट द स्टेप दैट आर रिक्वायर्ड टू टाइड ओवर द क्राइसिस, इनोवेटिव सोल्यूशन की ज़रूरत है। मिशन मोड मैनेजमेंट, एक्वीफायर को हम रिचार्ज कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर द प्रोग्रेस, और हमारा रीसाइकलिंग, रीयूज एंड रीफर्निश ये तो होना ही चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज मस्ट सो डेट दे ऑल्सो बी द पार्टिसिपेटेड इन द मतलब इस दिस टू सोल्व द क्राइसिस एंड रिजनरेटिंग एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज ऑल्सो, एंड कंक्लूड कीजिए विद द वे फॉरवर्ड। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कंज्यूमर बिजनेस एंड गवर्नमेंट आर फाइंडिंग न्यू वेज टू यूज क्रिप्टो करेंसी। मतलब जो कंज्यूमर है, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट है, तो वो एक न्यू मेजर लेकर आना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। बट रिसेंट टाइम द साइबर अटैक हैज़ हाईलाइट सिक्योरिटी रिस्क एंड शॉर्टकमिंग एसोसिएटेड विद द क्रिप्टो। एनालाइज कीजिए, अभी जो रिसेंटली अटैक हुआ है तो जो हमारी वल्नरेबिलिटी वो सामने आई। तो लेट्स सी, क्रिप्टो हाईजैकिंग अटैक ऑन कंप्यूटर सिस्टम हैव गोन अप बाय 30%। तो याद रखिएगा, क्रिप्टो की जो चोरी हो रही है वो 30% से बढ़ गई है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2022 कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द लास्ट ईयर, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द, ये सोनिक वेल के द्वारा रिपोर्ट दी गई है, यूएस बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म है। डिमांड क्वेश्चन की ये है कि टू राइट अबाउट द साइबर सिक्योरिटी इशू एसोसिएटेड विद द क्रिप्टो करेंसी, उसको आप रिलेशन करके दिखाओगे क्रिप्टो करेंसी के साथ। इशू तो ठीक है, एंड वे किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं। गिविंग बाय डिफाइनिंग कंटेक्स्ट रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द क्रिप्टो, फर्स्ट राइट टू इलाबोरेट अबाउट द मैन एंड द वेज विशिंग अफेक्ट द साइबर सिक्योरिटी ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी, साइट एग्जाम्पल टू सब्सटेंशिएट। नेक्स्ट राइट अबाउट दे आर नीडेड, किस तरीके से हम बचा सकते हैं। लेट दैट। Seventh and the last question of the day, analyze the ethical issue associated with enforcing a blanket ban on the consumption of liquor. Is total ban justified? वर्ड्स में आपको लिखना है। देखो, स्टार्ट बाय गिविंग द रेशन बिहाइंड द ब्लैंकेट बैन ऑन लिक्वर। अगर ऐसा होता है तो क्या इसका रेशनल रहेगा। राइट अबाउट द मेंशन एथिकल इशू जो यहाँ पे कंसर्न है, फॉर एग्जांपल बैन ऑन लिक्कर से क्या हो सकता है, मोरालिटी इन्फोर्स हो सकती है, प्रिवेंट कर सकते हैं क्राइम वगैरह, सेविंग जो है वो बढ़ सकती है, लाइफ की भी हो सकती है, और जो लाइवलीहुड भी कहीं ना कहीं हम सेव कर सकते हैं, और बहुत सारे जो क्राइम है वो भी हम यहाँ पे जो है ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको उसको प्रोज एंड कॉन्स बताना है। टोटल बैन अगर हम लिक्कर का हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम उनकी लिबर्टी छीन रहे हैं, है ना। और प्रोज की बात करें, कंक्लूड बाय द गिविंग योर व्यू रिगार्डिंग द जस्टिफिकेशन द टोटल बैन ऑन लिक्कर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं। बाय दिस वी एंडिंग द सेशन हियर ओनली। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस।